Hi guys, welcome to my channel. And today, what is our topic of discussion? Our topic of discussion is regarding. We will discuss regarding the next exam. Okay, so how the next will be held? What is the pattern we are going to take? Okay, on next one. So this exam will be in next one and next two, right? So they will take this exam in two halves. One is the next one and second is next two. Next one will be of objective type. Okay, and next two will be only which is like a viva or hospital or bedside. This can be the bedside viva. Okay, so do prepare for this. Hello, I hope you all are able to listen to me. Okay, ओके गाइज सो इतना हमने देख लिया कि नेक्स्ट वन एग्ज़ाम एक नेक्स्ट वन होगा और एक नेक्स्ट टू होगा। नेक्स्ट वन जो होगा वो तुम्हारा जस्ट तुम जैसे ही पास आउट हो जाते हो, मतलब जैसे एग्ज़ाम हो जाएगी तुम्हारी एमबीबीएस की लास्ट ईयर की, उसके बाद तुरंत 1 या 2 महीने के अंदर आई थिंक, या जो भी उनका ऐसे सुनने में आ रहा है कि वो मार्च या फेब में कुछ एग्ज़ाम होने होगी, राइट। बट दिस इज़ नॉट कंफर्म येट, बट दिस इज़ ओनली जो उड़ता उड़ता मैंने सुना है वो बता रहा हूँ, राइट। तो लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि इस समय हो सकती है, बट कैसे होगी? सो नेक्स्ट वन इस समय होगी, राइट। तो नेक्स्ट वन होगी इस समय, फिर उसके बाद और नेक्स्ट वन कैसी होगी? ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, तो इट विल बी एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ओके, तो इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे वो देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले एम सी आई और नीट पीजी जो एग्ज़ाम होती थी पहले या फिर अभी भी हो रही है, राइट, वो कैंसिल हो जाएगी और उसके अंदर हमको आते थे ऑल 19 सब, राइट। तो मोर और लेस ईच सब्जेक्ट कैरीज अबाउट 20 से 30 मार्क्स तक ईच सब्जेक्ट का वेटेज रहता था, ठीक है। इसमें तो ये सब अब हटा के इन्होंने डिसप्रोपोर्शनेटली क्लिनिकल सब्जेक्ट जो है क्लिनिकल सब्जेक्ट जो है उनको हायर वेटेज दिया, राइट। तो वेटेज उनका हायर है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का कंपेयर टू नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट, ठीक है। नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट मतलब कौन से? कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ऑल दीज आर द नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट, राइट, माइक्रोबायोलॉजी। तो लेट्स सी कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जो क्लिनिकल है और उनका वेटेज कितना रहेगा एज ऑफ जब जो अब तक इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से। ओके, सो सो ये दो सेक्शन में होगा। एक मॉर्निंग सेशन होगा, राइट, एक मॉर्निंग सेशन होगा और एक होगा इवनिंग। तो इसको हम किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए और कैसे इसको इजी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेटेज कितना है और कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले, राइट। तो 3 दिन की एग्ज़ाम होगी, फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे। ओके, जो अभी तक डाटा मिला है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। ओके, सो सबसे फर्स्ट डे में मॉर्निंग सेशन में तुम्हारा होगा मेडिसिन, ओके, एंड अलीड सब्जेक्ट। ओके, तो अलीड साइंस या फिर अलीड सब्जेक्ट कौन से होंगे मेडिसिन से रिलेटेड? तो उसमें होगा साइकियाट्री एंड डर्मा। ओके, तो मोर और लेस यू विल गेट एंड 3 सब्जेक्ट फ्रॉम 3 सब्जेक्ट। इसका वेटेज कितना होगा? अलग, तो उसका वेटेज होगा तो 120 क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम दैट।
अब एक क्वेश्चन को कितना मार्क्स है, वन क्वेश्चन कैरीज हाउ मच मार्क्स, वी डोंट नो। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लग रहा है कि 4 मार्क्स हो सकते हैं एक क्वेश्चन को, एक वन क्वेश्चन विल कैरी एंड 4 मार्क्स, बट दिस इज़ नॉट कंफर्म येट, हमें अभी कंफर्म डाटा नहीं है, बट स्टिल अज्यूम कर लो कि 4 मार्क्स हो सकते, राइट। सो 120 क्वेश्चन फ्रॉम दी मेडिसिन, ओके, एंड अलीड सब्जेक्ट। ओके गाइस, ये मॉर्निंग सेशन में। देन इवनिंग सेशन में देर इज एन पीडियाट्रिक, ओके, तो पीडियाट्रिक देर, तो उसको वेटेज कैरी करेगा वो 60 क्वेश्चन, क्वेश्चन होगा 60 क्वेश्चन, ओनली पीडियाट्रिक से आने वाले, ओनली पीडियाट्रिक से 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। सेकेंड डे, तो ये फर्स्ट डे हो गया। सो फर्स्ट डे में तुमको जो जाना है, सो आप क्या करोगे कि पहले एक वीक तक जो भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से फर्स्ट डे का जो एग्ज़ाम है उसके एक वीक तक लगभग अराउंड अराउंड आपको, या फिर नेक्स्ट 2-3 डेज बिफोर, या 3 डेज, या 3 डेज बिफोर यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग। ऑलरेडी आपने पहले बहुत बार रिवाइज कर लेना चाहिए, बट स्टिल मैं एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि समझो अगर आपका एग्ज़ाम 15 तारीख को है, तो आपको 12 तारीख से यही सब्जेक्ट पढ़ने, बस ये दो सब्जेक्ट, मेडिसिन, साइकेट्री, डर्मा, ये सब आएगा, मेडिसिन और पेडियाट्री, ये दो ही सब्जेक्ट पढ़ने, ये 12 से 15 तक, राइट। सो दैट आपका फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट पेपर फर्स्ट डे जो है वो अच्छा जाएगा, ओके। फिर आने के बाद आपको दूसरे दिन या जो भी एक दो दिन छोड़ा छोड़ा होगा, या फिर जो भी डेट होगा, अगर गैप वेकेशन होगा या छुट्टी तो अच्छी बात है, और नहीं होगी तो भी एक दिन अपने को मिलेगा, कि वो किसके लिए मिलेगा, सर्जरी, राइट, सर्जरी और अलीड सब्जेक्ट। तो सर्जरी के साथ अलीड सब्जेक्ट कौन से हैं, ऑर्थो एंड एनेस्थीसिया, राइट। तो दिस विल कैरी अ वेटेज ऑफ 120 क्वेश्चन, so 120 question be from surgery and allied subject, okay. So this is also three subject, and then in the evening session you will have an ENT, will have an ENT, okay guys. So from for ENT there is a 60 question, okay, for ENT how much question is there, 60। then third day हम आते हैं थर्ड डे में क्या होगा, OBGY, ठीक है। OBGY के साथ में भी ये डाल सकते हैं रेडियो, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर कैरी करेंगे अराउंड 120, ओके। सो एंड इवनिंग सेशन में होगा ऑप्थल। इस तरीके से ये कहना चाहते हैं कि ईच डे ईच डे योर एग्जाम विल बी फॉर 180 क्वेश्चन, ओके। सो फर्स्ट डे योर एग्जाम विल बी 180, डे वन 180 क्वेश्चन की एग्ज़ाम दोगे आप, ठीक है। डे टू 180 क्वेश्चन की एग्ज़ाम दो, और डे थ्री 180 क्वेश्चन की, राइट। तो अब एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करेगा ये हमको अभी भी नहीं पता, बट स्टिल हम लेके चलते हैं 4 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स, आप 1 मार्क्स पकड़ लो, ठीक है। तो 180 180 180 तीनों मिला के कितने होंगे गाइस, 540, राइट। सो 540 क्वेश्चंस आपको 3 दिन में सॉल्व करना, तो 3 दिन में मतलब 3 दिन में आपको एग्जाम होगी जो 540 क्वेश्चन की होगी, ओके। तो अब हम देखते हैं कि इसको टैकल कैसे करना, राइट। सो मीन्स ओनली अगर सिर्फ और सिर्फ आपका एम है कि रजिस्ट्रेशन मिलना, या फिर मुझे सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, ऐसा है कि मेरा थोड़ा सा पढ़ाई कम हो गया है, मेरा एमडी में सीट एमडी एमएस में नंबर नहीं लग सकता है, लेकिन मेरे को एटलीस्ट इस साल मेरे को वेस्ट नहीं करवाना है, और मैं जॉब करते हुए आगे की एमडी एमएस एग्ज़ाम दे सकता हूँ, तो मेरे को मिनिमम टू मिनिमम एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए तो मार्क्स, राइट। सो फॉर ओनली रजिस्ट्रेशन दिस इज़ वेरी इजी, ओके। यू जस्ट हैव टू गेट 50% ऑफ दिस, ओके। 540 क्वेश्चन में से आपको हाफ क्वेश्चन ही हाफ क्वेश्चन आपके राइट आने चाहिए, ओके। तो एंड वन मोर थिंग इज दैट कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी ये एक डाउट है, राइट। सो मेन मुझे लगता है, और जिस तरीके से इंडिया और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट ऑल्सो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं,
So there are going to be a more number of people, more number of students who are going to appear in this examination, right, compared to NEET PG. Because what happened, some from foreign graduates, only foreign graduates, or some graduates who are in India, they get mingle into the work and they don't appear for the PG examination. But now it is mandatory to give each and every MBBS student, whether it is from, whether he is from India, whether he is from foreign universities, they have to appear for this, they have to sit for this examination, right? So total number of people is going to be get increased, right? So the competition is going, so with the number, the competition is also going to get increased, right? So just keep in this mind and study like this. Okay, if you want only registration, then it will not be a problem, right? It will be very easy compared to MCI, I think. Okay, compared to MCI, or because earlier only for the registration, only for registration there will be only one examination, which FMG, which is conducted by the MCI, and Indian students were not attempting that examination, because they will get they get registration just after passing out from their college, and just after completing the internship from from whichever college they are studying, right? So now it is mandatory for each and every student, all right, whether he is from India or whether he is from outside country. Okay, so out of this 540, you only have to cover 50% of the question, right, as I told you. हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि 10% वेटेज विल बी फॉर द प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट, okay? And 10% weightage will be to ESM, and 60% of your questions will be from the clinic. Focus on these guys, right? You have to focus on these. You have to give your 80% or 80% of focus on this part. Okay, so whenever you are studying, just try to correlate it with the clinical case. Okay, whenever your clinical posting will appear, so just apply your anatomy knowledge, apply your physiology knowledge, apply your medicine, every subject knowledge to that, right? For example, let me tell you one thing, that we study a trigeminal neuralgia, right? So what is happening, means what is this question is from which subject? Trigeminal neuralgia is question is from which subject? Whether it is from medicine, whether it is from pathology, or whether it is from anatomy, or whether it is from radiology. So guys, this they are going to integrate all these subject and are going to ask you the question from that. Okay, what they will ask, just example, we are taking the trigeminal neuralgia, right? What happened in trigeminal neuralgia? uh, this is the trigeminal nerve. So okay, just in the brain. Okay, just after, just beside that there is an artery, right? Just close to that there is an artery. It is called as a, okay, so there is an artery called superior cerebral cerebral artery. Okay, let's see. So what happened in this artery? So there can be an aneurysm of this artery, or there can be any abnormality, or there can be anything, means like this artery will touch the new nerve. Okay, and the pulsation of this artery, as this is an artery, so this is going to pulsate. So this pulsation, right, whenever it pulse, so it will touch the nerve, and it will stimulate that nerve, and it will cause an pain. Okay, it will cause an pain whenever this neural this trigeminal nerve is going to innervate, right? So all our this area is supplied by this trigeminal nerve. So whatever, so whenever this artery is beside this, and this pulsation is going to touch it and then stimulate this nerve, and this will cause an pain, which is called as a trigeminal neuralgia. This is the pathophysiology behind that. So this condition, they can give you a CT
plate, right? CT image, plate or image, okay? And they will ask you in trigeminal neuralgia which part of the this image, which part of this image or CT image is affected. Okay, so they are going to ask. ओके सो दिस इज व्हाट सो इन दैट सो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए आपको एनाटॉमी का नॉलेज चाहिए इसके लिए आपको फिजियोलॉजी का नॉलेज चाहिए इसके लिए आपको रेडियोलॉजी का नॉलेज चाहिए राइट और इसके लिए आपको मेडिसिन का भी नॉलेज चाहिए तो ऑल दीज फोर सब्जेक्ट आर गोइंग टू गेट इनटू दिस वन क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सो इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा ओके गाइज सो उसके आजू बाजू के को रिलेशन क्या है और किस तरीके से एक एसओएल रहता है स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन तो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन क्या होता है सो वो ब्रेन में होगा वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा और उसके वजह से क्या होगा वो आजू बाजू के जो भी स्पेसेस है या जो भी स्ट्रक्चर्स है जो भी उसका फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा राइट सो ये तरीके से आपको सोचना पड़ेगा राइट सो ये जस्ट एक मैं बोलते बोलते मेरे को याद आ गया सो मैं आपको ये बता दिया राइट सो सो इसका आंसर क्या है सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी so remember this so focus on this okay this preclinical is also a preclinical subject also 10% and that is going to get clinical relation in the examination okay वो इसी तरीके से पूछेंगे कि उसका रिलेशन कुछ ना कुछ क्लिनिकल से होना ही चाहिए मुझे ऐसे तो फैक्चुअल क्वेश्चन जो अब तक आते थे नीट पीजी में तो वो ऐसा नहीं है okay? चलो अब क्या बोल रहे थे हम कि रजिस्ट्रेशन के लिए राइट तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमको क्या करना है 50% ऑफ 540 तो 540 क्वेश्चन का 50% कितना होता है कितना होगा गाइज 270 तो 270 क्वेश्चन यू हैव टू मेक राइट राइट अगर 270 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं तो अब यहाँ पर देखो तो आपको ईएनटी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं गाइज ईएनटी में आ रहे हैं 60 क्वेश्चन पीडिया में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पेड में कितने आ रहे हैं 60 क्वेश्चन राइट ऑप्थेल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 60 क्वेश्चन ओके और सबसे बाकी एक सब्जेक्ट है ओबीजी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 120 क्वेश्चन बस इसके साथ रेडियोलॉजी बैच होगा राइट 120 क्वेश्चन तो ये टोटल मिला के कितने होते हैं 12 राइट सो ये टोटल मिला के हो जाएगी तुम्हारे 300 क्वेश्चन राइट सो सो आप ये सोचो कि सिर्फ ईएनटी पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी एंड ओबीजीवाई पढ़ के आपको 300 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे समझ में आ रहा है सो ये इतना इजी है राइट ओनली टू गेट रजिस्ट्रेशन सो ये जो सब्जेक्ट है इसको इतना थरो पढ़ो तो इसको आपको क्या करना है जो भी आपने क्लासेस ज्वाइन किया होगा मैरो ज्वाइन किया होगा प्रेपलेटर ज्वाइन किया होगा और एनीथिंग भाटिया और एनीथिंग राइट गुरुकुल और एनीथिंग बट जो भी क्वेश्चन है तो उसके आप नोट्स पढ़ रहे हो बट फॉर दिस सब्जेक्ट एटलीस्ट रीड टेक्स्ट एटलीस्ट वन टेक्स्ट ओके बिकॉज आप एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं कर सकते गलत करने के लिए आपको यहाँ पर 30 का मार्जिन दिया है वैसे राइट बट स्टिल आप अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर गलत कर दोगे उसके ऊपर क्या आप अटेम्प्ट भी नहीं करोगे तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो राइट और ऑफ कोर्स मेडिसिन और सर्जरी जो बचता है तो उसमें से आपको आना कुछ ना कुछ तो आएगा ही राइट ऐसा तो होगा नहीं कि यार एन एमबीबीएस स्टूडेंट यार जो आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो आपको आओगा आएगा ही राइट so but at least to just make it simple just focus on this from now on so and just make this very clear and each and every concept from this subject you have to be very thorough right and you have to complete a textbook from this तो टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही है बाकी सब्जेक्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो वैसे तो हर एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चाहिए बट डोंट नो कि क्लासेस वाले क्या बता रहे हैं आपको राइट बट टेक्स्ट बुक तो मस्ट होता है अगर आपको हाईएस्ट और नीट आपको अगर एम्स में नंबर लगाना है आपको कौन सा वाला जो भी आपको फील्ड चाहिए लाइक मेडिसिन चाहिए रेडियो चाहिए ऑर्थो चाहिए आपको जो सर जो
पसंद है, वो फील्ड में जाना है, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। सो फॉर दैट देर इज़ नो ऑप्शन दैट यू हैव टू रीड टेक्स्ट बुक, दे हैव टू रीड नोट्स ऑल्सो एंड वट एवर, आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। बट फॉर द ओनली रजिस्ट्रेशन, to make it simple, this is the must, and these are very small subjects compared to other. So these are the small subject which you can revise uh, multiple times. Okay, so this is what guys I want to tell you. And what और मैं क्या आपको बोल, यस, रिगार्डिंग नेगेटिव मार्किंग। तो अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो कैसे होगा वो, राइट? अब समझ लो, अगर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है तो 1 मार्क विल कैरी 1 राइट क्वेश्चन। अगर आपने 1 राइट कर दिया तो आपको समझ लो 1 मार्क्स का 1 ही मार्क्स मिलता है, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स दिया है उन्होंने। जस्ट समझो, अजाइन उन्होंने क्या किया है, 1 मार्क्स इज फॉर अलॉटेड फॉर द 1 क्वेश्चन। ओके, और आप इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन राइट करते हो, तीसरा क्वेश्चन भी राइट करते हो, चौथा क्वेश्चन भी राइट करते हो, तो आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए? 4 मार्क्स हो गए। अब समझ लो आपने 5वां क्वेश्चन गलत कर दिया, राइट? तो 5वां क्वेश्चन गलत कर दिया, तो अगर आपने 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और तब भी तो आपको ये 5 आउट ऑफ कितने होंगे, 4 ही होंगे, राइट? 4 ही होंगे, बिकॉज आपने तो 5वां अटेम्प्ट नहीं किया ना, तो 4 ही मार्क्स। लेकिन अगर अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया, सो आपका 1/4 मार्क्स कट जाएगा, राइट? तो 1/4 मतलब एक का 1/4 कितना होगा, 0.25। बट हम कैलकुलेशन के लिए मैंने इसलिए ये 4 क्वेश्चन लिए हैं। सो 4 का 1/4 कितना होगा, जितने भी मार्क्स मिले हैं उसका, तो ये 1/4 ना। सो कितना हो जाएगा आपका, 4 गलत हो गए। अगर आपके समझ लो एक गलत हुआ तो 0.25 गलत हो गया, राइट? छठा भी गलत हो गया तो अगेन, तो 5वां गलत हो गया, छठा गलत हो गया, 7वां गलत हो गया, 8वां गलत, राइट? तो 0.25 फॉर दिस, 0.25 फॉर दिस, 0.25 फॉर दिस, 0.25 फॉर दिस। ओके, तो टोटल हाउ मच, 4 क्वेश्चन राइट, 4 क्वेश्चन रॉन्ग, देन यू आर -1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 4 में से -1 हो जाएंगे और आपको मिलेंगे 3। का मतलब आपने 4 राइट किए, 4 रॉन्ग किए, तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। अगर आपने 4 राइट किए और 4 अटेम्प्ट भी नहीं किए तो आपको मिलेंगे 4। तो इस तरीके से है। तो जितने भी मार्क्स अलॉटेड है एक क्वेश्चन को, राइट, तो उसमें से 1/4 उसका नेगेटिव होगा अगर आपने गलत कर दिया। सो बी वेरी केयरफुल वाइल यू आर अटेम्प्टिंग। अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है 50% से नीचे चांस है कि ये राइट आने के, सो डोंट अटेम्प्ट इट। अगर आपको लग रहा है कि 60 to 70% राइट हो आप, तो आप रिस्क ले सकते हो और गो फॉर इट। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप राइट आया तो 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर रॉन्ग आया तो 0.25 कटेगा। तो कभी भी एक तो ज़्यादा ही है, राइट? तो अगर, लेकिन इसके लिए आपको एटलीस्ट 60 to 75% तो एटलीस्ट आपको कंफर्म रहना चाहिए कि आपका ये जो तुक्का लगने वाला है वो राइट ही होगा, या फिर आपका थोड़ा थोड़ा तो लॉजिकली आप आंसर करोगे, राइट? तभी आप जाना, अगर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो डोंट अटेम्प्ट। ओके गाइस, तो उसके और फिर हाँ, नेक्स्ट वन में आपको जितने मार्क्स मिले हैं, और एग्जांपल 540 क्वेश्चन है, 540 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स हर क्वेश्चन को है, तो यार 540 मार्क्स, जो भी मार्क्स मिले होंगे, और जस्ट एग्जांपल समझ लो आपको 500 मार्क्स, 500 मार्क्स। तो ये 500 मार्क्स विल डिसाइड दैट आपको रजिस्ट्रेशन तो मिलेगा, लेकिन यही 500 मार्क्स गोइंग टू डिसाइड कि आपको पीजी में कौन सी सीट, आपका रैंक क्या होगा। और ये रैंक कौन डिसाइड करेगा, तो राइट, तो नेक्स्ट वन के मार्क्स डिसाइड करेंगे आपका रैंक। ओके, दिस इज द रैंक डिसाइडिंग। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद फिर आपका 1 साल तक, 1 ईयर तक इंटर्नशिप होगी। Internship is mandatory for each and every person, whether they have done internship in their for foreign graduate। अगर आपने इंटर्नशिप बाहर किसी कॉलेज में करके आए होगे, फिर भी यहाँ आने के बाद नेक्स्ट वन देने के बाद आपको इंटर्नशिप 1 साल की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो
ये 1 साल की इंटर्नशिप, फॉर दैट आपको एक कॉलेज चूज करना पड़ेगा। वो प्रेफरेंस या फिर जो भी होगा वो उस समय पता चलेगा, अभी तो कुछ के बारे में पता नहीं है। बट आई थिंक ऐसे होगा कि आप अपने चॉइस का कॉलेज चूज करते हो, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा भी आपके एरिया के हिसाब। ऐसा नहीं है कि आप अगर महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको दिल्ली में भेज देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। फिर आगे चल के अगर इंटर्नशिप हो गई, इंटर्नशिप के बाद आपकी एग्जाम आएगी नेक्स्ट, राइट। दिस नेक्स्ट विल बी एन वाइवा बोल सकते हो। दिस कैन बी बेड साइड वाइवा, बेड साइड, ओके। और दिस कैन जस्ट फ्रंट टीचर के सामने। तो और दिस कैन बी, राइट। तो ये इसके जो क्वेश्चन होंगे ये सारे इसके ऊपर रहेंगे, आपने इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या सीखा है, आपका क्लिनिकल क्लिनिकल नॉलेज आपको क्या गेन हुआ है और आपका क्लिनिकल स्किल कितना है, ये सारा चीज़ इसके अंदर वो लोग चेक करेंगे। और उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका पास या फेल, राइट। तो दो ही ऑप्शन है। तो पास हो गए तो दिस इज पास, ओके। तो पास देन this marks is going to decide your PG. If fail, then what? Then this marks is going to stay there for 2 to 3 years, okay, and you have to appear for next again, okay. If pass, then free to get admission in PG seat on these marks, okay, or raise whatever it. तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, एग्जाम कैसी हो, किस तरीके का पैटर्न होगा, किस कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा, हाँ कितने क्वेश्चन आए, सॉरी कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, उसका वेटेज क्या है, किससे इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। शॉर्ट शॉर्ट सब्जेक्ट है, पेड ENT ऑप्थेल्मो PGY, तो इसको अच्छे से कर लो, अच्छे से रट लो, अच्छे से रटो मत, अच्छे से समझ लो, अच्छे से बुक से पढ़ो, इसको थरो रखो। कभी भी नींद से भी उठा दिया तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, राइट, एटलीस्ट एग्जाम तक। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी स्टार्ट करो और तुरंत 1 हफ्ते के बाद आपको ये सब आना चाहिए, नहीं। हमारी एग्ज़ाम, हमारे जो भी एग्ज़ाम होने वाली है वो जो भी वो टेक्स्ट वहाँ पर होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है एग्जाम, नेक्स्ट वन में सारा। तो टिल देन आपको जितनी गलतियाँ करनी है आप कर सकते हो, बट डोंट द मिस्टेक, राइट। और एक बार गलती हो गई तो दूसरी बार उसको दोहराना मत, राइट। जस्ट एक मिस्टेक कैरी किया करो। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, उसके अंदर अगर आपका कुछ मिस्टेक हो जाता है, कोई भी गलत हो जाता है, तो वो गलत जो हुआ है वो इस, राइट, बिकॉज वही जो क्वेश्चन होंगे, वही पॉइंट्स होंगे जो आपके गलत हो रहे हैं और जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, और आपने इसको रख दिया और ये को इंटरवल में पढ़ा करो। और एग्ज़ाम के पहले भी तो आपके मिस्टेक जो आपको इजीली आ जाता है तो वो आपको नहीं, आपको पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है। तो ये सारे वीक पॉइंट जो आप एक लिख के रख दिए, रिवाइज करके आप आपका वीक पॉइंट को भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कर दोगे बिफोर दिस एग्जाम, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ तो नॉलेज मिला होगा इससे, और थोड़ा सा इजी लिया होगा, लग गया होगा। और जो फॉरेन ग्रेजुएट्स है उनको MCI से ये थोड़ा एटलीस्ट इजी लग रहा होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये MCI से थोड़ा इजी है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ स्टडिंग 19 सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू स्टडी ओनली 4 सब्जेक्ट एंड यू आर गोइंग टू गेट एन रजिस्ट्रेशन, ओके। MCI FMG exam is only for the registration, not for the PG, right? You all know this. So if consider this exam for only registration, then it is very easy compared to the MCI, right? Because for MCI you have to study 19 subject, for this you don't have to study 19 subject, you will only study a 4 subject and you will get an you will get an registration. But you have to study, provided should have an each and every concept clear from all these subjects, okay guys। so thank you, good day, और do like share subscribe अगर आपको अच्छा लगा होगा, और इन कुछ भी आपको इससे डाउट क्लियर हुए होंगे, और कुछ अगर डाउट है अभी, प्लीज़ डू लेट मी नो एंड विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। थैंक यू, गुड डे।